Hello everyone, welcome to Commerce Bharati. This side Surpi. So students, आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट उसकी एक क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या कहता है? इट मीन्स the sum total of all individual and institution and other forces that are outside the control of the business but influence it। मतलब क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट का कि हमारे बिजनेस के जो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं वो हमारे बिजनेस को किस तरह से अफेक्ट करते हैं। वो इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं या फिर कोई इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं जो हमारे बिजनेस के कंट्रोल से बाहर होते हैं और उसे क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अब हम इसके फीचर्स देखते हैं। फर्स्ट फीचर है इसका टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा बिजनेस है उसको जो है एक्सटर्नल फोर्सेस जो है उनका सम टोटल जो है वो अफेक्ट करता है। कोई एक फैक्टर जो है हमारे बिजनेस को अफेक्ट नहीं करता, बहुत सारे फैक्टर्स मिलके जो है हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस वो होते हैं जो कि इंडिविजुअल बिजनेस एंटरप्राइज को इंडिविजुअली क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। और जनरल वो होते हैं जो कंप्लीट इंडस्ट्री, जो कंप्लीट इंस्टीट्यूशन को एज अ होल अफेक्ट करते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर स्पेसिफिक और जनरल दोनों तरह के फोर्सेस होते हैं जो उसको इंडिविजुअली भी और अलग से भी क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट है इंटर रिलेटेडनेस। अब जितने भी फैक्टर्स होते हैं जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो सभी क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हमारी गवर्नमेंट ने टैक्सेशन के अंदर चेंजेस करे तो उसका इन्फ्लुएंस जो है हमारे कंट्री के जो है इकोनॉमी पे भी पड़ेगा, जीडी पे भी पड़ेगा। तो इस तरह से वो सारे क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो वो चीजें जो है हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट है डायनेमिक नेचर। अब हमने कहा कि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस होते रहते हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो डायनेमिक नेचर के होते हैं, वो स्टेबल नहीं रहते, वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी। अब जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो होता है अनसर्टेन होता है, मतलब कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि आगे आने वाले ईयर्स में या फ्यूचर में हमारे बिजनेस की पोजीशन ये होगी या बिजनेस एनवायरनमेंट इस तरह से वर्क करेगा। तो इसलिए वो क्या होता है, अनसर्टेन होता है। नेक्स्ट फीचर है कॉम्प्लेक्सिटी। तो हमने इसके फीचर में पढ़ा था कि ये टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस होता है, मतलब सब टोटल होता है एक्सटर्नल फोर्सेस का जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी भी इसने इसलिए कहा है क्योंकि हम कोई एक पर्टिकुलर फैक्टर डिटरमाइन ही नहीं कर सकते जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो इसलिए क्या है, कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है। नेक्स्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस की अगर हमारे जो मैनेजर्स हैं अगर वो कॉन्टिन्यूसली हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करें तो वो किस तरह से हेल्पफुल रहेगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने में। तो इसकी फर्स्ट इंपॉर्टेंस है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इसमें क्या होता है कि अगर मैनेजर जो है कॉन्टिन्यूसली बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते रहेंगे तो वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन में अगर कोई अपॉर्चुनिटी है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर तो उसको पहले ही क्या कर पाएंगे, अवेल कर पाएंगे। तो इसलिए उनको क्या मिल जाता है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। नेक्स्ट है वार्निंग सिग्नल्स। इसमें क्या है कि अगर हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर कोई थ्रेट प्रेजेंट है तो जो मैनेजर्स है उसका सोल्यूशन पहले ही फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। इससे क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है उस थ्रेट से बच पाएगी। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी से मैनेजर्स को जो है वार्निंग सिग्नल्स भी मिलते हैं। नेक्स्ट है टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। अब बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी से मैनेजर्स को क्या पता चलता है कि अगर हमारे कंट्री के अंदर कोई नए रिसोर्सेज डेवलप हुए हैं या कोई नई टेक्नोलॉजी या टेक्निक आई है तो उनको बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करके उसके बारे में पहले ही पता लग जाएगा और इंडस्ट्रीज या ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन में वो पहले ही उन रिसोर्सेज को क्या कर पाएंगे, अच्छे से यूज कर पाएंगे। तो यही बताया टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंस है कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी से मैनेजर्स को ये हेल्प होती है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, डायनेमिक नेचर का होता है। तो उसके साथ कोप करने के लिए क्या वो अपने ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो वो हेल्पफुल रहता है कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। नेक्स्ट है असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब जो बिजनेस एनवायरनमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट तो करता ही है, तो उसकी वजह से जो है मैनेजमेंट को अपनी प्लानिंग प्रोसेस को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो ये असिस्ट करता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग को या फिर
पॉलिसी फॉर्मुलेशन को, मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट के बेसिस पे जो है ऑर्गेनाइजेशन अपनी पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करती है। लास्ट इसकी इंपॉर्टेंस है इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन पहले ही अपने मैनेजमेंट को मॉडिफाई कर लेगी अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एनवायरनमेंट, तो इस तरह से जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों को ही इंक्रीज कर पाएगी। तो ये थे इसके इम्पोर्टेंस। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के क्या क्या फीचर्स थे और उसमें क्या क्या चेंजेस हुए थे। तो सबसे पहला इसका फीचर है डी लाइसेंसिंग। इसमें क्या हुआ था, जितने भी इंडस्ट्रीज है जिनको स्टार्टअप करने से पहले लाइसेंस की जरूरत होती थी, तो उनके ऊपर क्या कर दिया गया, डी लाइसेंसिंग कर दिया गया। मतलब लाइसेंसिंग के प्रोसेस को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। लेकिन डी लाइसेंसिंग ऑलमोस्ट सभी इंडस्ट्रीज में हुआ है एक्सेप्ट 6 इंडस्ट्रीज। और वो 6 इंडस्ट्रीज फॉर एग्जांपल एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इस टाइप के इंडस्ट्रीज का सारा कंट्रोल जो है गवर्नमेंट के अंडर था। नेक्स्ट है डिक्रीज द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। मतलब न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी या फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या हुआ, पब्लिक सेक्टर के रोल को क्या कर दिया गया, डिक्रीज कर दिया गया और प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया गया। नेक्स्ट है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि पार्टली या होली जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के जो शेयर्स है वो सेल कर देना और उसका शेयर जो है प्राइवेट सेक्टर को दे देना। तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के दौरान हमारी कंट्री के अंदर डिसइन्वेस्टमेंट भी हुआ था। नेक्स्ट है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन कैपिटल। इसका मतलब ये है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको अप टू 100% तक क्या कर दिया गया, परमिट कर दिया गया। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है फ्री करना। तो फॉरेन कैपिटल को हमारे कंट्री में आने के लिए क्या दे दी गई, परमिशन दे दी गई। नेक्स्ट है डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। मतलब हमारी कंट्री के अंदर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनके ऊपर कुछ रिजर्वेशंस लगी हुई थी, तो उनको क्या कर दिया गया, डी रिजर्व कर दिया गया। नेक्स्ट है हमारा सेटिंग अप ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। हमारी कंट्री को और कंट्रीज के साथ इंटीग्रेट करने के लिए किसको बनाया गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, ताकि फॉरेन कंट्रीज को एनकरेज किया जा सके कि वो हमारी कंट्री के अंदर आके इन्वेस्टमेंट्स करें। तो ये सभी फीचर्स थे हमारे न्यू इंडस्ट्रियल या फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के। अब हम इसके 3 कंपोनेंट्स पढ़ते हैं जो हमारे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर हुए थे। सबसे पहला है हमारा लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है फ्री करना। तो लिबरलाइजेशन में क्या हुआ, जितनी भी अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस, बाउंडेशन जो हमारी कंट्री के अंदर ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस या इंडस्ट्रीज जिसके ऊपर भी लगी हुई थी, उन सभी को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। हमने ऊपर देखा डी लाइसेंसिंग कर दिया गया। मतलब जो है इंडस्ट्रीज को जो लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती थी उस रिक्वायरमेंट को खत्म कर दिया गया। तो वो किसके अंडर आती है, लिबरलाइजेशन के अंडर आती है। या फिर हमारी कंट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज के मूवमेंट के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस थी उसको हटा दिया गया। या फिर इंडस्ट्रीज के ऊपर जो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन के ऊपर उनकी जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी उन सबको भी हटा दिया गया। तो लिबरलाइजेशन के अंदर ये हुआ था कि इंडस्ट्रीज को फ्री कर दिया था कि वो किसी भी तरह से अपने आप को एक्सपैंड भी कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है और गुड्स एंड सर्विसेज की फ्री मूवमेंट भी हो सकती है थ्रू आउट द कंट्री। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ था कि हमारी कंट्री को इंटीग्रेट करने के लिए दूसरी कंट्रीज के साथ ग्लोबलाइजेशन किया गया था। इसमें हमारे गवर्नमेंट ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के ऊपर, उन सबको खत्म कर दिया गया। ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारी कंट्री में क्या हुआ, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इवन इन आवर कंट्री एंड ऑल्सो आउटसाइड आवर कंट्री। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारी कंट्री जो है दूसरी कंट्रीज के साथ इंटीग्रेट हो पाई और उनके बीच में जो है बिजनेस स्टार्ट होने लगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, हमारी कंट्री के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हुआ और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अप टू 100% तक परमिट कर दिया गया था। नेक्स्ट है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि जो जो बिजनेस एंटरप्राइज या जो जो ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंडर आते हैं या फिर गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, उनको किनको ट्रांसफर कर दिया गया, प्राइवेट सेक्टर्स को। तो यहाँ पे जो है प्राइवेटाइजेशन के अंदर जो हमारी कंट्री की ग्रोथ प्रोसेस थी वो किसके हाथों में दे दी गई, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में।
ताकि बिकॉज प्राइवेट सेक्टर जो है अपने काम को बहुत एफिशिएंटली और इफेक्टिवली करते हैं, और जो पब्लिक सेक्टर्स है उसके अंदर बहुत ज्यादा लॉसेस होने की वजह से गवर्नमेंट ने क्या करा, प्राइवेटाइजेशन करा, पब्लिक सेक्टर को खत्म किया और प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया। तो ये थे 3 मेन कंपोनेंट्स जो है न्यू इंडस्ट्रियल या फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं डीमोनेटाइजेशन के बारे में। डीमोनेटाइजेशन जो है 8 नवंबर 2016 को हुआ था हमारी कंट्री के अंदर। और डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? इट इज द एक्ट ऑफ रिमूविंग अ करेंसी यूनिट ऑफ इट्स स्टेटस एज लीगल टेंडर। मतलब क्या होता है कि जो भी करेंसी यूनिट है उसका जो लीगल टेंडर है वो खत्म हो गया, और हमारी कंट्री के अंदर जो है 500 के और जो 1000 के करेंसी नोट्स थे वो क्या हो गए थे, डीमोनेटाइज हो गए थे। डीमोनेटाइजेशन करने के पीछे एम क्या था हमारी गवर्नमेंट का? तो उसका एम था कर्ब करप्शन। मतलब ये है कि जो हमारी कंट्री के अंदर जितना भी करप्शन होता है उसको खत्म करना था। नेक्स्ट है इलीगल एक्टिविटीज, और जो हमारी कंट्रीज में इलीगल एक्टिविटीज होती है थ्रू ब्लैक मनी, तो उसको भी क्या करना था, खत्म करना था। तो ये गवर्नमेंट का मेन एम था जिसकी वजह से उन्होंने हमारी कंट्री के अंदर डीमोनेटाइजेशन किया था। तो इसके फीचर्स क्या क्या थे? फर्स्ट फीचर है इसका टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। इसका मतलब है कि जिन जिन लोगों ने अपने पास ब्लैक मनी कलेक्ट करके रख रखी थी, ब्लैक मनी का यहाँ पे मतलब है कि लोग जो है उस मनी के ऊपर टैक्स पे नहीं करते, तो इस वजह से हम उसे ब्लैक मनी कहते हैं। तो यहाँ पे जिन जिन लोगों ने ब्लैक मनी अपने पास कलेक्ट करके रख रखी थी उन लोगों को क्या करनी पड़ी, उसको विड्रॉ करना पड़ा, और उसके ऊपर उन्हें फिर आगे टैक्स भी पे करना पड़ा पेनल्टी के साथ। तो इसीलिए डीमोनेटाइजेशन को क्या कहा गया है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। मतलब जो लोग टैक्स नहीं पे करते थे उन्हें भी पे करना पड़ा। नेक्स्ट है क्रिएट कैशलेस और कैशलाइट इकोनॉमी। अब डीमोनेटाइजेशन की वजह से जो है लोगों को अपना मोस्ट ऑफ जो मनी था वो बैंक्स के अंदर डिपॉजिट करवाना पड़ा, जिसमें क्या था, लोग डिजिटलाइजेशन के थ्रू अपने जो कैश क्या कर रहे थे, ट्रांसफर कर रहे थे। तो हमारी कंट्री के अंदर कैशलेस और कैशलाइट इकोनॉमी भी डेवलप हुई। नेक्स्ट है चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। अब इसमें क्या हुआ कि लोगों को अपना मोस्ट ऑफ जो मनी था वो बैंक्स में डिपॉजिट करवाना पड़ा, लेकिन फिर वहां पे विड्रॉल की प्रॉब्लम हो गई थी। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, न्यू न्यू स्कीम्स बनाई ताकि लोग जो है इजिली बैंक से अपना मनी विड्रॉ भी कर सके, और उसमें क्या हो सके, चैनलाइज क्या हो सके, हमारे यहाँ पे सेविंग्स भी चैनलाइज हो सके। तो ये थे 3 डीमोनेटाइजेशन के फीचर्स। इस डीमोनेटाइजेशन का हमारी कंट्री के ऊपर इम्पैक्ट क्या हुआ कि जो कैश ट्रांजैक्शंस थी वो क्या होगी, रिड्यूस हो गई, और ऑन द अदर हैंड जो बैंक डिपॉजिट्स थे हमारी कंट्री के अंदर वो क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, और साथ में जो टैक्स कलेक्शन था हमारी कंट्री का वो भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो ये था डीमोनेटाइजेशन। अब हम पढ़ते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑन द बिजनेस। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का हमारे बिजनेस के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट हुआ। तो फर्स्ट हमारा है इंक्रीज इन कंपटीशन। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले जो है बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थी, लाइसेंसिंग थी, लेकिन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद हमारे कंट्री के अंदर लिबरलाइजेशन हो गया, जिसकी वजह से जो है ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में कंपटीशन इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट है रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद हमारी कंट्री के अंदर ग्लोबलाइजेशन भी हुआ, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे कंट्री के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी होने लगी, और उससे क्या हुआ, फॉरेन की जो हायर टेक्नोलॉजी थी वो हमारी कंट्री के अंदर आ पाई, जिससे क्या हुआ, हमारी कंट्री के अंदर जो है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट जो है रैपिडली चेंज हो रहा था। तो ये भी इकोनॉमिक रिफॉर्म का इम्पैक्ट था। नेक्स्ट है नेसेसिटी फॉर चेंज। मतलब क्या है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले जो हमारे बिजनेस एंटरप्राइजेस थे वो बहुत ज्यादा स्टेबल थे, और वो लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर अपनी पॉलिसीज फॉर्मुलेट करते थे। लेकिन जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए हमारी कंट्री के अंदर, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आया, तो हमारी जो इकोनॉमी थी वो डायनेमिक नेचर की हो गई। इस वजह से उनको क्या करना पड़ा, अपने पॉलिसी जो उन्होंने फॉर्मुलेट कर रखी थी उन सब में क्या करने पड़े, चेंजेस करने पड़े। तो इसलिए नेसेसिटी फॉर चेंज। नेक्स्ट है मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। अब जैसे जैसे कंपटीशन इंक्रीज हो गया तो हर ऑर्गेनाइजेशन को कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने पड़े, उनकी क्वालिटी इंक्रीज करनी पड़ी।
तो इस वजह से क्या हुआ, हमारी कंट्री के अंदर मोर डिमांडिंग कस्टमर्स हो गए। कंपटीशन बढ़ने की वजह से जो है वैरायटीज इंक्रीज हो गई थी गुड्स एंड सर्विसेज की, तो इस वजह से क्या हुआ, कस्टमर्स भी डिमांडेड हो गए। नेक्स्ट है मार्केट ओरिएंटेशन। इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले जो है हमारे कंट्री के अंदर जो है प्रोडक्शन ओरिएंटेशन अप्रोच चलती थी, उसमें मेन फोकस प्रोडक्शन पे किया जाता था। लेकिन अब कौन सी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद क्या स्टार्ट हुई, मार्केट ओरिएंटेशन। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्शन से पहले जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो मार्केट का एनालिसिस करेगा, उसी के बेसिस के ऊपर वो क्या करेगा, अपना प्रोडक्शन करेगा। तो ये हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म का एक इम्पैक्ट था। लास्ट है नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले भी हमारी कंट्री बहुत ज्यादा सफर कर रही थी, क्योंकि जो उसका ह्यूमन रिसोर्स था वो डेवलप्ड नहीं था, स्किल्ड नहीं था। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद उसकी नीड ज्यादा बढ़ गई कि ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना जरूरी है। तो सभी ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या करा, ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए, जिससे क्या हो सके, ह्यूमन रिसोर्स क्या हो सके, डेवलप हो सके। तो ये थे इम्पैक्ट किसके, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हमारी कंट्री के अंदर आए थे। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। If you like this video, please like, share and subscribe to our YouTube channel. Thank you for watching this video.